Good morning. So today we are going to start our next unit of class 12th, that is unit number 2, current electricity. तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी है, जैसे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, व्हाट इज़ ओम्स लॉ, इट्स कंडीशन, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी. दीज टर्म्स आर ऑलरेडी स्टडीड बाय यू इन द क्लास 10th. ठीक है, तो आज जो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट एंड द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज़ आई. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये एक वायर फॉर्म की है, थोड़ा सा बिगर उसमें मैंने इसको ड्रॉ किया है. आपको पता है सिलेंड्रिकल शेप की आपकी वायर होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, जैसे चार्जेस के बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ ली है, जिसमें हमने स्टडी की थी द चार्ज, जो भी आपके चार्जेस होते हैं वो आपकी कौन सी स्टेट में होते हैं, रेस्ट पे. वो आपका सारा यूनिट नंबर 1 का था. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था जिसमें आपके चार्जेस जो थे रेस्ट में थे, उसकी स्टडी पढ़ ली है हमने. अब ये जो आपका सेकेंड यूनिट है ये है आपका मूविंग चार्जेस के बारे में. ठीक है, जब भी चार्जेस जो वो मूव करते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि देयर इज़ अ करंट इन द वायर. ठीक है, तो इस यूनिट में जो है वो हम सारा का सारा मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे. तो आज जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज़ है. तो सबसे पहले मैंने ये एक वायर ड्रॉ की है आपकी. तो इसमें मैंने क्या किया है, इस वायर को आपने किसी भी सेल या बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं किया है. ठीक है, किसी भी सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है. तो आपको पता है जब आप कोई भी वायर, जैसे सपोज करो ये वायर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के, तो उसको ब्रॉडर मैंने ये बनाया. जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, ठीक है, जैसे अभी मैंने वायर ली है तो वो कौन से उसमें आपने रूम टेम्परेचर में रखी है. अब जब आप वायर लोगे, जैसे कॉपर की वायर लो, आप निक्रोम की वायर लो, किसी भी चीज़ की वायर ले लो आप, ठीक है, तो उसमें जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी होती है, वायर जो है वो एटम से मिलके बनी है. और एटम में जो वो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं. ठीक है, और आप सबको पता है कि जब भी किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दे आर इक्वल, तो वी सेड दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. लेकिन जब हम किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका एक पॉजिटिव आयन बनता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है. क्लियर. तो जब भी आपको एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू गिव सम टाइप ऑफ एनर्जी टू दैट एटम. ठीक है, ताकि आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर सको. ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वायर ली है, ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है. तो आपको जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ये कंडक्टर है. ठीक है, जैसे कॉपर की वायर ली है, ये कंडक्टर है. अब ये भी आपको पता है डिफरेंस कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या है. कंडक्टर्स में जो होते हैं उसमें से जो आपके एटम्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है. ठीक है, उसको आप कम एनर्जी दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो. इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि आपको चार्जेस चाहिए होते हैं. ठीक है, आपको चार्जेस की मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है. तो जब आप कंडक्टर की बात करते हो तो कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत मुश्किल होता है. अब एक दो चीज़ें हैं, एक को आपने टाइटली पकड़ा है, एक को आपने लूजली पकड़ा है. तो आपको किसी भी चीज़ को छुड़ाना आसान किसके केस में होगा, जिसको आपने ढीला पकड़ा होगा. ठीक है, जिसको आपने लूजली पकड़ा होगा, लूज उसमें से पकड़ा होगा, वो उसको आपको निकालने के लिए थोड़ा सा कम काम करना पड़ेगा. ठीक है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो निकल जाएगा. लेकिन जिसको जितना स्ट्रांगली आपने होल्ड करके रखा होगा उसको आप में से रिमूव करवाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा और उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, वैसे ही कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में भी होता है. कंडक्टर्स में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, बाहर से नहीं आते. ठीक है, उसी के अंदर जो होते हैं वहाँ पे बड़े सारे फ्री चार्जेस होते हैं क्योंकि हम वहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर वी हैव वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल चार्जेस. ठीक है, वहाँ पे फ्री चार्जेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते इन केस ऑफ इंसुलेटर्स. अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी मैंने इसको क्या किया, इसको रूम टेम्परेचर पे रखा है. तो जब आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो रूम के टेम्परेचर की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जीज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ, इनिशियली मैंने देखा ये पूरे एटम्स बैठे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. जब आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो इस वायर के अंदर जो एटम्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है. तो जो आपके कंडक्टर्स है, ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव करवा सकते हो, जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे इस वायर को रखेंगे तो हम देखेंगे उसमें से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से निकल गया. ठीक है, जब एक एटम निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपके पास एक पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, एक पॉजिटिव आयन आ जाएगा
और एक क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर, एक पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक और देखा, यहाँ से मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मेरे पास एक और पॉजिटिव आयन और यहाँ से क्या बन गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। ओके, सो जब हम इस वायर को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमारे पास इस वायर के अंदर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, जब हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी गेन करते हैं और वो एनर्जी सफिशेंट होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके एटम से रिमूव करवाने के लिए। और वो इलेक्ट्रॉन जब उसके एटम से रिमूव हो जाएंगे तो मेरे पास एक पॉजिटिव आयन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैंने देखा इस वायर को जब मैंने रूम टेम्परेचर पे देखा तो मेरे पास बड़े सारे पॉजिटिव आयन्स बन गए और बड़े सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर, these free electrons are generated due to the room temperature or because of the thermal energy gained by the electron. रूम टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी गेन करते हैं दैट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो उन्होंने थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ठीक है, ये आपका केस है जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो, सिर्फ वायर लिए ये। अब ध्यान से देखना, जब ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं तो जब रूम टेम्परेचर है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस होते हैं हैवी, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े से लाइटर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास रूम टेम्परेचर की वजह से एनर्जी है। ठीक है, और जिस भी चीज़ के पास एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं बैठ सकता। ठीक है, जिसके बाद जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके पास, वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे हैव अ थर्मल एनर्जी, रूम टेम्परेचर की वजह से इनके पास एनर्जीज होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर क्या करना शुरू करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, वो मूव करेंगे। अब जैसे मान लो ये इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, ये इस तरफ को मूव करेगा, ये इस तरफ को मूव करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो वो मूव करना शुरू करते हैं। अब जैसे सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया और यहाँ जाने के बजाय वापस मुड़ के आ गया। ठीक है, ऐसे मुड़ के आ गया वापस। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा तो किसी और डायरेक्शन में आ जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो इस कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, जब आप इस वायर को किसी भी सेल या बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं भी करते तो भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर मूव करते हैं। लेकिन जब वो अंदर मूव कर रहे होते हैं तो कभी वो आपस में टकराते हैं, कभी पॉजिटिव आयन के साथ टकराएंगे। ठीक है, टकराने पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, टकरा के चाहे वापस आ जाए, फिर इस डायरेक्शन में चल पड़े, यहाँ टकराने के बाद ऐसे आ जाए, ये इधर जा रहा है, टकराने के बाद ऊपर चला जाए। ऐसे करके हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके आपस में भी कोलिजन होता है एज वेल एज पॉजिटिव आयन के साथ भी कोलिजन करते हैं वो, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते, रैंडमली मूव करते हैं। आगे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती है, दे आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट में दो ऑप्शंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेन एवर द चार्जेस आर फ्लोइंग, जब भी वो मूव करते हैं देन वी से दैट देयर इज अ करंट। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वेन एवर द चार्जेस दे आर मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तब हम बोलते हैं कि सर्किट में क्या है, करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास चार्ज कैरियर भी है, एक वायर मैंने ऐसे पकड़ी है। ठीक है, अब इस वायर में जब आप उसको रूम टेम्परेचर में देखते हो तो आप देखते हो इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, इसकी वेलोसिटी है u2, वैसे तीसरे इलेक्ट्रॉन की है u3। अब अंदर पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट वाले की क्या है, un है। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटीज़ है, जो किसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स के पास आती है, रूम टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी की वजह से जो उनके पास वेलोसिटीज़ आती है उसको हम u लिखते हैं। ठीक है, तो वो रैंडमली मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वो एक्वायर नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हम क्या चीज़ कंसीडर करते हैं कि करंट जो है वो सर्किट में कितना है, 0। अगर आप खाली वायर लोगे और यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर लोगे तो बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, इस वायर के साथ बल्ब कनेक्ट करते हो और इसको सेल के साथ ज्वाइन करते हो, तब आपका बल्ब ग्लो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो क्यों नहीं करता, वो इसी वजह से करता है कि जब आप उसको किसी भी सेल या बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव करेंगे, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वो एक्वायर नहीं कर पाते, तो सर्किट में करंट कितना कंसीडर करते हैं, 0। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मैंने u1 लिखा।
U1 किसकी वजह से वेलोसिटी होती है? जब उनकी रूम टेम्परेचर की वजह से जो उनके पास थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी की वजह से जो उनके पास वेलोसिटी आती है उसको U1 बोलते हैं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस जो होती है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और पोजीशन पे भी हो सकता है, ठीक है, पता नहीं कौन से लेवल पे वो बैठा है। तो जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो थर्मल एनर्जी उसके पास भी आएगी, लेकिन उसकी एनर्जी को हम क्या कंसीडर करते हैं? U2। ऐसे ही लास्ट वाले की एनर्जी को हम क्या कंसीडर करेंगे? UN, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब इसका केस ये आता है, इनिशियल स्टेज पे मैंने क्या चीज़ बोली? इनिशियल स्टेज में लेट U1, U2 एंड U3 एंड सो ऑन UN विद द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो होती है ये वो वेलोसिटीज़ है जो आप इन इलेक्ट्रॉन से कभी नहीं छीन सकते, ठीक है। जब तक वो रूम टेम्परेचर पे है तब तक ये वेलोसिटीज़ रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। अब क्या चीज़ बोली? ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। मान लो U1 से यहाँ जा रहा है, फिर ऊपर चला गया, फिर टकरा के यहाँ चला गया, फिर टकरा के ऐसे वापस आ गया। तो जब हम इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालते हैं, एवरेज तो हमें निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि सर्किट में जो करंट है, किसी भी वायर के अंदर जो करंट होता है वो किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। जो भी आपकी वायर के अंदर करंट डेवलप होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ होल इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ और होती है, दूसरे की कुछ और, तीसरे की कुछ और। तो अगर आपको करंट को निकालना है तो करंट को निकालने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़ नहीं देखनी होती है, आपको सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखनी होती है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही करंट बनता है, ठीक है। तो मैंने देखा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की U1 है, सेकंड की U2 है, तो मुझे उनका एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो वो वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दूसरे की क्या है? कोई और डायरेक्शन है, या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तीसरे की क्या है? इधर जा रहा है, और नेक्स्ट वाला कहाँ है? इस तरफ को जा रहा है। तो जो आपकी वेलोसिटीज़ हम कंसीडर करते हैं, जैसे ये वेलोसिटीज़ का एवरेज है U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन N, ये एवरेज वेलोसिटीज़ हैं। पर कौन सी? इनिशियल वेलोसिटीज़ का एवरेज। तो उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती तो सर्किट में करंट आता। तो हम क्या चीज़ कंसीडर करते हैं कि इन सब की एवरेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दिया, ठीक है, ये आपके पास एक वायर है और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी U1 है, ठीक है। ये पहले यहाँ गया U1 वेलोसिटी से, ठीक है। सपोज कर लो ये टकरा के नीचे को आ गया U1 से, फिर यहाँ टकरा के ऐसे चला गया, फिर ये वापस यहाँ आ गया। तो जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जहाँ से चला था मुड़ के वापस वहीं आ गया। तो इसका जो हम सारा का सारा कंसीडर करेंगे वो तो कुछ भी वैल्यू नहीं आई है। अगर इसकी हम वेलोसिटी देखेंगे तो ये इस तरफ जा रहा है, फिर मुड़ के वापस आ रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन सब की वेलोसिटीज़ का जो इनिशियल वेलोसिटीज़ का एवरेज होता है वो हम क्या कंसीडर करते हैं? 0, ठीक है। वेलोसिटीज़ हम तब कंसीडर करते हैं जब वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो क्या पता वो इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं, फाइनल स्टेज पे मुड़ के फिर वहीं आ जा रहे हैं वापस, तो हमें ये क्लियर नहीं होता। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एवरेज जो वेलोसिटीज़ का वो कितना है? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब सेकेंड केस में हमने क्या किया? सेकेंड केस में वही वायर ली, ये वाली, उसको, ये भी वायर ही है लेकिन ये और ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने दिखाया ताकि आपको वायर के अंदर क्या चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाए। अब आपने क्या किया? इस वायर को सेल के साथ ज्वाइन कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा हो तो सेल होता है। अगर आप एक से ज़्यादा सेल ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास बैटरी बन जाती है। तो आपने कनेक्ट कर दिया। जब आप कनेक्ट करोगे तो वायर का ये हिस्सा पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा और वायर का ये हिस्सा नेगेटिव पोटेंशियल पे, यानी कि ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ अगर मैं देखूँ तो कौन से पोटेंशियल पे है? नेगेटिव पे। और वायर का ये वाला हिस्सा कौन से पोटेंशियल पे है? पॉजिटिव पे, ठीक है। अब क्या होगा? जब ये आप सेल ज्वाइन कर दोगे तो ज्वाइन करने से पहले तो वो इधर उधर घूम रहे थे तो उनकी एवरेज वेलोसिटीज हमारे पास 0 आ रही थी। अब क्या हुआ? जब आपने इसको ज्वाइन किया तो नेगेटिव जो है यहाँ आ गया, यानी कि ये नेगेटिव हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन की पिक्चर बनाई है मैंने, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे होगा बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वैसे ही कंसीडर करनी है आपने। अब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंपेल करेगा कि उससे दूर चला जाए,
ठीक है, और यहाँ जो है पॉजिटिव है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अपने पास खींचेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पे ये जो आपका सेल है वो क्या चीज़ एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अप्लाई नहीं करते आप, ये अप्लाई नहीं होता, तो इसकी एप्लीकेशन से पहले भी वो मूव ही कर रहा था, लेकिन किसकी वजह से मूव कर रहा था, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। वो तो उसके पास रहेगी ही रहेगी, वो आप उससे छीन नहीं सकते, तो वो थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहा था, यानी कि उसके पास कौन सी वेलोसिटी थी, u1 तो थी ही थी। लेकिन जब आपने ये सेल ज्वाइन कर दिया, इस सेल ने क्या चीज़ अप्लाई कर दी, फोर्स लगा दी। जब फोर्स लगा दोगे तो इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, और आप सबको पता है कि जब भी किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाते हो तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने u1 कंसीडर की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब फोर्स लगेगी, ठीक है, धक्का लगेगा उसको, तो उसकी वेलोसिटी सपोज कर लो पहले कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। जब ये फोर्स लगाएगा तो अब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगी, याद रखना 2 मीटर पर सेकेंड थर्मल वेलोसिटी है, या आप उससे कभी नहीं छीन सकते। तो ये फोर्स की वजह से अब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लो अब उसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अब ये आप इसको यू तो लिख नहीं सकते, इसको हम क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड तो उसके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से उसने कितनी एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर की, 1 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर की। अब आप उसमें से कौन सी वेलोसिटी नहीं छीन सकते, 2 मीटर पर सेकेंड नहीं जाएगी, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर की वजह से है, तो वो रूम टेम्परेचर पे तो है, वो नहीं निकलेगी, लेकिन फोर्स की वजह से अब इसकी वेलोसिटी ये होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे उसको आयन मिल गया, जब वो आयन मिलेगा, ठीक है, दो कंसेप्ट इकट्ठे करवा रही हूँ, जब उसको आयन मिलेगा यहाँ पे, तो वो यहाँ उसके साथ कोलिजन करेगा, ठीक है। फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव आयंस पे भी लगती है, लेकिन पॉजिटिव आयंस बीइंग अ हैवियर, तो वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते, वो एक ही जगह रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर लाइटर होते हैं, उसकी वजह से वो मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव आयन अपनी ही पोजीशन पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जितनी ज़्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेंगे, उनकी मोशन जो है टू एंड फ्रो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मूव नहीं करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अपनी ही पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन जो था जिसके पास शुरू में u1 वेलोसिटी थी, इस फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, चल पड़ा। लेकिन चलेगा कहाँ, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा। अब रास्ते में उसको पॉजिटिव आयन मिल गया, तो पॉजिटिव आयन उसके रास्ते में बैठा, वो उसके साथ टकराएगा। जब वो टकराएगा तो उस कोलिजन में वो जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की होती है उस टकराव में वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोले कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने गेन की थी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों गेन की थी, क्योंकि उस पर फोर्स लगी थी। जब आप काम करते हो तो दूसरे की एनर्जी बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई एनर्जी की वजह से उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगी थी। तो जब वो इसके साथ टकराएगा तो जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की होती है, थर्मल एनर्जी तो उसके पास ही है, लेकिन इस फोर्स की वजह से, सेल की फोर्स की वजह से उसने 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ज़्यादा गेन की थी, क्योंकि उसके पास एनर्जी बढ़ गई थी। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो इस कोलिजन में इस पॉजिटिव आयन को दे देते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ बैठ गया, यहाँ पे कितने से चल रहा है, v1 से यहाँ पे आगे बैठ गया। लेकिन जब यहाँ बैठेगा, अब टकराने की वजह से उसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी, u1, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी देगा, जो उसने इस फोर्स की वजह से दी है। जो पहले वाली एनर्जी है रूम टेम्परेचर की वजह से, वो तो वैसे ही रहेगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर रूम टेम्परेचर वाली एनर्जी वैसे ही रहेगी तो उसकी कौन सी वेलोसिटी जाएगी नहीं उसके पास से, 2 मीटर पर सेकेंड कहीं नहीं जाएगी, वो उसी के पास रहेगी, ठीक है। जब ये टकराएगा तो यहाँ पे जब फोर्स लगी थी तो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, पॉजिटिव आयन के साथ टकराया तो उसकी वेलोसिटी जो एक्स्ट्रा थी वो उसने उसको दे दी, यानी कि अब फिर से पुरानी स्टेज पे आ गया। कितनी वेलोसिटी आ गई उसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब वो यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि ये तो उस पर कंटिन्यूसली फोर्स लगाएगा। अब जब वो यहाँ पहुँचेगा तो जब उसकी वेलोसिटी u1 है, ये फिर से फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से फिर से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1, वेलोसिटी वो उतनी गेन करेगा, ठीक है। v1 से फिर यहाँ आएगा, टकराएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी इसको दे देगा, ठीक है। जब ये टकराएगा तो उसकी फिर से वेलोसिटी u1 हो जाएगी, वो फिर से फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से वो फिर से मूव करना शुरू करेगा और यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। ऐसा करते करते आप ध्यान से देखो, ये जो फोर्स लग रही है ये इस इलेक्ट्रॉन को बोल रही है कि तू नेगेटिव हिस्से से चला जा और पॉजिटिव के पास चला जा।
तो जब ये फोर्स लगती है वो उसको कंपेल करती है टू स्टार्ट मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, जिसकी वजह से वो रास्ते में आपस में टकराते भी है, पॉजिटिव आयन के साथ भी टकराते हैं। लेकिन जब वो मूव कर रहे हैं तो वो u1 की वजह से मूव नहीं कर रहे हैं, u1 तो वो उसके पास पहले भी था लेकिन वो तो इधर उधर घूम रहा था। लेकिन जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी वो गेन करते हैं, कौन सी वाली वेलोसिटी, v1, वो v1 की वजह से उसको कंपल्शन लगती है कि वो कहाँ से कहाँ जाए, नेगेटिव एंड से किसकी तरफ भागे, पॉजिटिव एंड। इस तरह से वो जिगजैग पाथ, सीधा नहीं चलता, कभी ऐसे ऊपर जाएगा फिर पॉजिटिव आयन से टकराएगा लेकिन मुड़ के नहीं आएगा वापस। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उसको बोल रहा है यहाँ से दूर चला जा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर, ऐसे करके जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ नेगेटिव से दूर जाता हुआ और कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे इनिशियली वो ऐसे ऐसे घूम रहा था लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल ने फोर्स लगाई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की। उस एक्स्ट्रा वेलोसिटी u1 की वजह से नहीं चला है, ध्यान रखना किसकी वजह से चल रहा है, v1। उस v1 की वजह से वो यहाँ से ड्रिफ्ट होता हुआ, ड्रिफ्ट मतलब खिसकता हुआ, ड्रिफ्ट होता हुआ नेगेटिव एंड से कहाँ पहुँचता है, पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हुई कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। सिमिलरली बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी वैसे ही होगा। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी u2 है, जब उस पर फोर्स लगेगी तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की मान लो 3 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, तो जब उसकी फोर्स लगेगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, v2। वो उस v2 की वजह से नेगेटिव एंड से खिसकता हुआ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ऐसे करके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से जो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ होती है उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव वो u1 u2 u3 की वजह से नहीं जाता, नेगेटिव से पॉजिटिव वो किसकी वजह से जाता है, v1 v2 v3 की वजह से मूव करता है। तो ऐसे आपने देखा सारे चार्जेस को एक डायरेक्शन मिल गई, ठीक है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर लिए। और जब भी चार्जेस जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं देन वी से, तो आपके सर्किट में क्या है, करंट है। अब सर्किट में करंट आएगा। अब अगर बल्ब ज्वाइन करोगे ना आप तो वो ग्लो करेगा, क्योंकि सर्किट में क्या है, चार्जेस एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें, यानी कि सर्किट में क्या है, करंट है। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास। तो इनिशियल स्टेज पे ये फिगर नंबर 1 पे रैंडमली मूव करते हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकेंड केस में मैंने आपको क्या बोला, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब भी हम सेल या बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्वायर करते हैं। u1 u2 तो उनके पास होती ही होती है, लेकिन इस सेल और बैटरी की वजह से वो एक्स्ट्रा वेलोसिटी यानी कि v1 v2 v3 एक्वायर करते हैं, क्योंकि उनकी ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। और जब उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, इनिशियली u1 है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, फिर v होगी तो वेलोसिटी चेंज हुई, यानी कि वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करेंगे और उसकी वजह से उनके पास ये वेलोसिटीज आ जाती हैं। तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए, ये मैंने एग्जांपल पीछे दे दिया आपको, ठीक है, वो एक हिस्से से यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब जो आपका करंट होता है, जो सर्किट में करंट है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो सारे के सारे चार्जेस एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। तो मैंने ये लिखा, लेट v1 v2 एंड v3 सो ऑन vn विद द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द चार्जेस, ठीक है, चार्जेस की फाइनल वेलोसिटीज हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, सर्किट में करंट आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, सर्किट में करंट निकालना है मैंने, तो करंट के लिए सिर्फ v1 ही थोड़े ना रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी v2 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है सेकंड की वेलोसिटी v2 है, तीसरे की v3 है, सो ऑन लास्ट वाले की vn है। ये कौन सी वेलोसिटीज़ है, ये फाइनल वेलोसिटीज़ है जो किसकी वजह से एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी फोर्स की वजह से। इन वेलोसिटीज़ की वजह से वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव के एंड तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो जब हम वेलोसिटीज़ की बात करेंगे, अब ये इन वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालना है, v1 v2 v3 v4 v5 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की फाइनल वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालो, वो ये बनेगा। ये जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि v1 की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, v2 की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, सो ऑन लास्ट वाले की भी नेगेटिव से पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो हम जब इन वेलोसिटीज़ का एवरेज निकालते हैं तो वो जीरो नहीं आता, क्योंकि उन सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और इनिशियली यहाँ पे इनकी डायरेक्शन सेम नहीं थी, कभी कोई कहाँ जा रहा था कभी कोई कहाँ, तो एवरेज ये जीरो कंसीडर की है, लेकिन इनकी एवरेज जीरो नहीं होती।
जब हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज़ का हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज वी से लिखा जाता है। इस वी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटीज जो होती है क्या है? ये एवरेज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम एक इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करते करंट के लिए, सभी पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ का एवरेज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर रही हूँ, जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द, जितने भी, जैसे यहाँ बना रही हूँ, ये है मेरे पास, ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से जा रहा है? V1 से। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? V2 से जा रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ से जा रहा है? V3 से। तो ये कहाँ जा रहे हैं? सारे नेगेटिव हिस्से से कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। और इन्हीं की मूवमेंट से ही क्या बनता है? आपके सर्किट में करंट बनता है। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज़ का जो एवरेज है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। जिन वेलोसिटीज़ के दम पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से कहाँ की तरफ चलते हैं? पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, उन वेलोसिटीज़ के एवरेज को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? अगर आपको मैं बोलूँगी कि सर्किट में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सर्किट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे एक की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जिसकी वजह से एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना, एक की V1 है, दूसरे की V2 है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने क्या निकालना है? उसका करंट की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आप आगे एक्सप्रेशन करेंगे, जब भी हम एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए, करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करना है, हमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना है। तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एक कंडक्टर में जो है, एक कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटीज़ लिखो। तो एक कंडक्टर में हज़ारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या लेते हैं? वेलोसिटीज़ लेते हैं, और उनका क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। तो जब हम करंट निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करंट कंडक्टर के अंदर देखेंगे, तो उनकी सब की जो वेलोसिटीज़ होगी वो ना V1 कंसीडर करेंगे ना V2, उन सब इलेक्ट्रॉन्स की हमें क्या निकालनी पड़ती है? एवरेज निकालनी पड़ती है, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये रखना ध्यान कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटीज़ का वैल्यू क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।